गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, जैसे कि ये दुनिया की वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। हमारे दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, उनमें से जो सबसे वीकेस्ट होती है, सबसे कमजोर होती है, वो ये ग्रेविटेशन फोर्स होती है। दूसरी बात ये कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, यानी कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी। तीसरी चीज ये कि ये फोर्स दुनिया में सबसे डोमिनेटिंग फोर्स है। डोमिनेटिंग फोर्स का मतलब होता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अपने आसपास अगर तुम देखो तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो हो रही हैं दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। चाहे वो तुम्हारा चलना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे मेरा बोर्ड पे लिखना हो, व्हाटएवर इट इज। इस क्लास में भी इस समय मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो चल रही हैं तो वो भी पॉसिबल है, संभव है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में क्या फर्क होता है? देखो सुनो, ग्रेविटी में बेसिकली ग्रेविटेशन को ही कहा जाता है, पर असल में ग्रेविटी वो ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो कि लगती है बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी, जो कि अर्थ और किसी एक बॉडी के बीच में लगती है। इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटी। बेसिक डिफरेंस आप जान गए कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क है। ग्रेविटेशन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दुनिया में किसी भी दो बॉडीज के बीच में लग सकती है, कोई सी भी दो बॉडीज के बीच में एक्ट कर सकती है। लेकिन जो ग्रेविटी होती है ना, वो ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ और किसी एक बॉडी के बीच में लगती है। तो मतलब अगर अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये पॉसिबल है ग्रेविटी के कारण। लेकिन अगर जैसे सन अगर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या मून मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने के लिए सर्वप्रथम न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये लॉ आखिर क्या था, इसको देखिए जरा। कि सपोज कीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक m1 मास की, एक m2 मास की। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक m1 मास की और एक m2 मास की, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पे रखी गई हैं। जो कि बॉडीज एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखी गई हैं? r डिस्टेंस की दूरी पे रखी गई हैं। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चा पूछेगा कि सर इसमें कैपिटल G क्या है? कैपिटल G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें कैपिटल G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछी गई है इसकी वैल्यू कि द फंडामेंटल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज करके ऑप्शन दे रखे थे, तो इसकी वैल्यू आप याद रख लीजिए। तो यहां से आप एक छोटा सा आइडिया भी लगाएं कि मैं क्यों ग्रेविटेशन को दुनिया की सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स कहता हूं। यहां गौर कीजिए,
अगर मान लीजिए मैं अपनी और इस कमरे में रखी हुई, इस क्लास में रखी हुई किसी भी बॉडी की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे सामने ये पोडियम रखा हुआ है, तो मैं क्या इस पोडियम को ग्रेविटेशन फोर्स से अपनी तरफ खींच सकता हूं? मैं कोशिश करूंगा भी, तब भी ये पोडियम मूव नहीं करेगा। कारण भाई मेरा जो भी वजन है 80 किलो 90 किलो वट एवर इट इज, वो मल्टीप्लाई बाय पोडियम का जो मास है 40 50 60 किलो जो भी है, ये मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके तो टर्म आ जाएगी। बट सारी गड़बड़ कौन करेगी? ये कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को ध्यान से देखिए, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 है। तो कैपिटल जी को मल्टीप्लाई कराने से फोर्स बहुत ज्यादा कम आती है। इस कैपिटल जी की वैल्यू के कारण ही दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम आती है। तो इसी कारण से दुनिया में तुम्हारे और किसी भी और बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ग्रेविटेशन फोर्स इतनी वीक, इतनी कमजोर होती है कि आप चाह के भी उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं चाहूं भी घर में बैठे बैठे कि भाई चम्मच मेरे पास अपना आप उड़ के आ जाए, या प्लेट मेरे पास अपना आप उड़ के आ जाए, या मैगी मेरे पास अपना आप उड़ के आ जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स इज क्वाइट वीक। इवन इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। अब बच्चा कहेगा कि सर ये वीकेस्ट है, चलो ठीक है मान ली हमने आपकी बात, तो फिर ये डोमिनेटिंग कैसे हो गई? बच्चा कहता है अगर सर ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है तो ये डोमिनेटिंग कैसे हो गई? क्योंकि इसकी वजह है कि ग्रेविटेशन फोर्स को लगने के लिए सिर्फ मास की जरूरत होती है। ग्रेविटेशन फोर्स को अगर छोड़ के तुम बाकी फोर्सेस के बारे में सोचो, जैसे कौन? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि वीक फोर्स, जैसे वीक न्यूक्लियर होता है पूरा नाम उसका। तो ये फोर्सेस क्या होते हैं? इनके अपने नखरे हैं। नहीं जी हम चार्ज होगा तो लगेंगी, या न्यूक्लियस के अंदर होगा तो लगेंगी, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो लगेंगी। ग्रेविटेशन बहुत सरल, साधु आदमी कहता जी अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ मास चाहिए। बॉडी में मास होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, दैट्स ऑल। सो दुनिया में हर बॉडी का मास है, मेरा, तुम्हारा, एक प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, गैलेक्सी का, प्लैनेट का, सबका मास है। तो इसलिए इन सबके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, पर सबके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती क्योंकि सब पे चार्ज नहीं है। सबके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगती क्योंकि हर कोई तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। तो इसी कारण से ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया की डोमिनेटिंग फोर्स कहलाती है, क्योंकि दुनिया में सभी बॉडीज के बीच में लगती है, जबकि बाकी फोर्सेस ऐसा नहीं होती हैं। बाकी फोर्सेस सिर्फ कुछ कुछ केस में लगती हैं, कुछ में नहीं लगती, पर ग्रेविटेशन दुनिया में सभी केसेस में लगती है। तो वीकेस्ट होने का कारण मैंने आपको बता दिया, ये जी की वैल्यू जो इतनी कम है इस कारण से वीकेस्ट फोर्स बन जाती है। और डोमिनेटिंग होने का कारण बता दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया में हर केस में एप्लीकेबल है, हर केस में लग सकती है। ठीक है भाई, तो चलिए कॉपी करें।
हाँ जी, हो गया इतना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आएंगे जो कि है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज आपने बेसिकली बहुत ही गौर करी होगी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर किसी हाइट से फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आती है, जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। शायद आपने खुद गिरते हुए तो महसूस नहीं किया होगा, ऑब्वियसली बात है कि खुद गिर रहे हैं तो आपका ध्यान इस पर क्या हो जाए, अरे यार मेरी स्पीड बढ़ रही है यार, सर ने बोला था। मेरे ख्याल से शायद ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा, उसमें तो ये ध्यान रहता होगा कि भाई कहाँ गिरूंगा, घास घूस पानी पुनी में गिरा तो ठीक है, कर फरस फुरस पे गिर गया तो हाथ पैर मुंह अलग टूटेंगे, मम्मी अलग कूटेगी, उस समय तो यही ध्यान रहता है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली पर्पज से हम थोड़ा ध्यान से गौर करें तो जब हम किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो ये बॉडी नीचे आते हुए लगातार अपनी वेलोसिटी गेन करती जाती है, मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है ये द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहानी बहुत सिंपल सी है, जब आप ग्रेविटी के इफेक्ट में फॉल करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स आपके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। दुनिया में कोई भी फोर्स हो, जब वो किसी बॉडी पे लगती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो यहां पे भी हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कि इट इज द एक्सेलरेशन produced in an object when it falls under gravity, when it falls under the effect of gravity, when it falls under the effect of gravity। जबकि वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर फॉल करेगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालते कैसे? तो इसको जी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी। तो सब कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज gm/r²। ये किसी भी प्लैनेट के लिए फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम अर्थ के लिए लिखेंगे कि अर्थ के लिए ये फॉर्मूला g की जो वैल्यू होती है वो gm/r² के बराबर होती है, जहां पे दिस कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, दिस कैपिटल R इज नोन एज क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। सो कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है और कैपिटल R जो है वो अर्थ की रेडियस है। अच्छा, नाउ द थिंग इज, अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू हमको मालूम होती है। अर्थ का जो मास होता है, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये होता है करीब 6 × 10⁻24 kg। लगभग एक आइडिया बता रहा हूं। और अर्थ की जो रेडियस होती है ये है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो देखो कैपिटल जी की वैल्यू हमको मालूम ही है, मास की वैल्यू भी हमको मालूम है, रेडियस भी हमको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी की वैल्यू लगभग आती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कभी कभी
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम सम टाइम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही आप किसी भी जगह पे वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अर्थ पे तो मैंने जी की वैल्यू ये निकाली। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मून की, तो देखिए मून का भी मास हमको पता ही है। मून का मास करीब 1/81 टाइम्स होता है अर्थ के मास का, और मून की रेडियस भी हमको मालूम है। मून की रेडियस होती है 1/6 होती है करीब रेडियस ऑफ अर्थ की, सॉरी 1/4 होती है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ऑन द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ऑन द मून, वो अर्थ की वैल्यू का लगभग 1/6 होता है। यानी कि मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अर्थ की वैल्यू याद रख लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून की वैल्यू याद रख लीजिए कितनी, करीब 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून पे जी की वैल्यू इतनी कम होने के पीछे कारण है मून का छोटा मास होना, कम मास होना। लेकिन मून पे जो जी की वैल्यू कम होती है, इसके कई इफेक्ट्स होते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम उन इफेक्ट्स की चर्चा करेंगे कि जी की वैल्यू कम होने से मून पे क्या क्या असर पड़ते हैं। चलिए, हो गया? अरे हो गया मुन्ना मेरे भाई, यार बहुत ढीला लिखते हो तुम यार। कच्छू को भी पेन पकड़ाऊंगा ना, तुमसे तेज लिखेगा। हाँ जी, द क्वेश्चन इज कि मून पे जो जी की वैल्यू है इतना कम है, तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या असर हो सकते हैं, है ना। ध्यान दें, सबसे पहली बात क्वेश्चन फॉर्म में लेते हैं कि G on moon is less than Earth, is less than Earth. What can be its effects? What can be its effects? तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो गौर करते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई आदमी मून पे जंप करता है, अब तुम कहोगे ये कैसा बेहुदा हरकत है, कोई आदमी चांद पे जाके जंप क्यों करेगा, तो भाई ये एक्सपेरिमेंटल है ना। जो
हमारा मिशन गया था, हमारा मतलब या यूएस का जो मिशन गया था अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और 2 लोग और थे, तो वहां पे उन्होंने वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे। क्योंकि मून पे क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू जो है बहुत कम है, तो यहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो जल्दी नीचे आ जाती है, बहुत कम टाइम में आ जाती है। वहां पे लेकिन क्या होगा, जी की वैल्यू कम होने के कारण उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। फर्दर वहां पे एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते थे। तो पहली चीज तो उन्होंने यही ऑब्जर्व करी कि जो जी की वैल्यू है वो कम होने के कारण एक आदमी ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता है। सो पहली चीज है कि अ मैन कैन जंप टू मच ग्रेटर हाइट एज कंपेयर टू अर्थ। इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा आ सकता है कि भाई जैसे 3-4 आपको स्टेटमेंट दे दी और पूछा कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मून के रिस्पेक्ट में सही होगी या मून के रिस्पेक्ट में सही नहीं होगी। तो एक आदमी जो है मून पे ज्यादा ग्रेटर हाइट पे जंप कर सकता है एज कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि जी की वैल्यू कम है। दूसरी बात ये, अ बॉडी टेक्स ग्रेटर टाइम टू फॉल टू द ग्राउंड। किसी बॉडी को ग्राउंड पे गिरने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है जी, किसी बॉडी को ग्राउंड तक गिरने में ज्यादा समय लगेगा। तीसरी बात, ज्यादा समय तो लगेगा लेकिन इसका स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अ बॉडी hits the ground with very small speed compared to earth. Very small speed compared to earth. ठीक है जी। तो जी पे मून पे जो जी की वैल्यू कम होने का कारण आदमी ज्यादा ग्रेटर हाइट तक जंप कर पाएगा, ज्यादा समय उसको लगेगा ग्राउंड तक गिरने के लिए, और ग्राउंड पे वो कम स्पीड से हिट करेगा। जितना वो अर्थ पे हिट करता है उससे लगभग कम रफ्तार पे हिट करेगा। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जो जी है ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है। असल में जो जी की वैल्यू है ये कई सारी बातों पे डिपेंड करती है। अलग अलग प्लैनेट के लिए तो अलग अलग है। जैसे हमारे अर्थ के लिए 9.8 है, मून के लिए 1.6 है। जुपिटर जैसे पे वहां पे जो जी की वैल्यू है वो करीब 28-29 है, 28-29-30 के आसपास है। तो यह प्लैनेट पे डिपेंड करता है, प्लैनेट के मास पे, प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम अर्थ की ही बात करें तो अर्थ के ऊपर भी जो जी की वैल्यू है वो हर जगह अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिनके कारण जी की वैल्यू चेंज होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो कुल जमा ऐसे 4 फैक्टर होते हैं। इसमें पहला होता है हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से आप जितना ऊंचा जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, तो जी की वैल्यू में चेंज आता है। अब वो क्या चेंज आता है, कितना चेंज आएगा, उसके बारे में चर्चा हम करते हैं थोड़ी देर में। दूसरा, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ।
अर्थ की सरफेस के नीचे आप कितनी गहराई पे जा रहे हैं, कितनी डेप्थ पे जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा हमारा जी, स्मॉल जी। तीसरा, इट डिपेंड ऑन शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप के ऊपर भी जी की वैल्यू डिपेंड करती है। चिंता ना करें, हम ये चारों फैक्टर जो हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट होता है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी की वैल्यू चेंज होती है। तो अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी आपको फिलहाल ये चार फैक्टर उतारने हैं। एक एक करके हम इन फैक्टर को स्टडी करते हैं, एक एक करके फैक्टर को जानते हैं कि इनके क्या क्या असर होंगे। हाँ जी, हो गया कॉपी पेस्ट। चलिए एक एक करके इन फैक्टर को डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले इफेक्ट ऑफ हाइट। अगर एक लाइन में जानना है तो विद इंक्रीज इन हाइट, विद इंक्रीज इन हाइट, विद इंक्रीज इन हाइट जो जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। विद इंक्रीज इन हाइट जी डिक्रीजेस। ठीक है जी, कि हाइट में बढ़ने से जो जी है वो डिक्रीज हो जाता है अगर एक लाइन में जानना है तो। और अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला जानना है तो ये होता है जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जहां पे ये जी क्या हो गया, यहां पे ये जो जी की वैल्यू ये सरफेस पे है और ये जो जी की वैल्यू है ये किसी हाइट पे है। तो किसी भी हाइट पे आप जाएंगे तो ध्यान रखिए जी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है फॉर स्मॉल हाइट्स, फॉर स्मॉल हाइट्स। अगर आप बहुत बड़ी हाइट पे नहीं जाते हैं, कम हाइट पे जाते हैं तो वहां पे आप जी के लिए एक अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी एच इक्वल टू जी
1 माइनस 2h अपॉन आर। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि जो GH है वो G से कम होगा, जो GH होगा वो G से कम होगा। तो हाइट पे बढ़ने से हमेशा ध्यान रखिए G की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती है। और ग्राफिकली अगर आप इसको समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे G घटता जाएगा। कॉपी करें इसको, वन लाइनर याद रखेंगे, हाइट बढ़ेगी तो G घटेगा, हाइट बढ़ेगी तो G घटेगा। और वैसे याद रखिए कि एग्जैक्ट रिलेशन दो होते हैं, जो लेफ्ट में रिलेशन आपका लिखा है वो किसी भी हाइट के लिए काम करेगा, और जो राइट में रिलेशन है ये सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए ही काम करेगा। ठीक है, उतारते जाएं इसको। हाँ जी, कोई गवाह? और एक असाइनमेंट आपको मिल गया होगा आपका रोटेशनल वाले चैप्टर का, तो उसको आप सॉल्व करते रहें। उसको हम बीच में किसी एक दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हैं, कोई भी आपको उसमें डाउट आते हैं कोई भी, तो आप अपना जो आपका चैट बॉक्स है उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जैसे भी कन्वीनियंट होगा, आइदर कॉल करके या टेक्स्ट करके या लाइव आके, तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो हाइट की बात हो गई कि हाइट पे बढ़ेगा, हाइट पे ऊपर जाएंगे तो G की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब ऐसी बात करते हैं हम जरा डेप्थ के इफेक्ट की, कि अगर गहराई में जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। सो सेकंड है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। वन लाइनर अगर आप समझना चाहें, सो विद इंक्रीज इन डेप्थ, या फिर इसी लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एज वी गो इनसाइड अर्थ, है ना, विद इंक्रीज इन डेप्थ या एज वी गो इनसाइड अर्थ स्मॉल g डिक्रीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखें कि जो स्मॉल g है ना वो डिक्रीज करेगा, चाहे आप सरफेस से ऊपर जाएं हाइट पे, चाहे आप सरफेस से नीचे जाएं डेप्थ में, दोनों ही हालातों में g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्मॉल g है वो मैक्सिमम कहां पे है, वो मैक्सिमम है सरफेस पे। जो स्मॉल g है वो कहां पे मैक्सिमम है, वो सरफेस पे मैक्सिमम है। सरफेस से ऊपर जाने पे g घटेगा, सरफेस से नीचे जाने पे g घटेगा, और मैक्सिमम g की वैल्यू कहां पे होगी, एट द सरफेस। तो उसको मैं लिख लेते हैं कि g इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको याद रखना है, ये भूलने वाली बातें नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखना, टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे, और मेन एग्जाम में होगा जो आपका, उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे सब ऐसे ही होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे बेस होंगे। कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं आने वाली, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को ही पकड़ना है कि डेप्थ का इफेक्ट क्या है, डेप्थ पे बढ़ाएंगे, अर्थ में अंदर जाएंगे, जी की वैल्यू घटेगी, और हाइट पे जाने पे भी जी घट रहा था, नीचे जाने पे भी जी घट रहा था। तो इसका मतलब जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो जो आप वैल्यू देखते हैं सरफेस पे 9.8, असल में वो मैक्सिमम है। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 9.8 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। और अगर एग्जैक्ट रिलेशनशिप देखनी है कि एग्जैक्टली कैसे वेरी करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है GD इज इक्वल टू G
1 माइनस डी अपॉन आर, जहां पे डी क्या हो गई, जहां पे डी हो गई आपकी डेप्थ, ये जो जी है छोटा जी, ये है आपकी सरफेस पे वैल्यू, और ये जो डी जी डी है ये है आपकी किसी डी डेप्थ पे वैल्यू। सो जी डी इज ऑलवेज लेस देन जी। तो डेप्थ का ये इफेक्ट होगा। इसी को अगर हम ग्राफ की मदद से समझें, अच्छा ग्राफ से पहले एक चीज देखो और, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है, पर मान लो कि एक बच्चा खाली वक्त में क्या कर रहा है, लॉकडाउन चल रहा है आजकल, तो उसने क्या कहा चलो घर में खुदाई करते हैं। उसने घर में खोदना शुरू करा, मिट्टी हटानी शुरू करी, और डिग करता हुआ खोदता हुआ अर्थ के सेंटर तक पहुंच गया। तो अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, अर्थ के सेंटर पे पहुंच के डेप्थ कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है। ऊपर वाले फॉर्मूले में आप स्मॉल डी को कैपिटल आर पुट करो तो आप पाएंगे क्या कि जी डी बराबर हो जाता है किसके, 0 के। माने के सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये कि सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी वो वेटलेसनेस फील करेगी। तो इसको मैं लिख देता हूं कि एनी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ फील्स वेटलेसनेस। ये क्या बला होती है, वेटलेसनेस असल में एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी को अपना वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना वेट 0 महसूस होता है, यानी कि उसको अपना कोई वेट महसूस ही नहीं होता। वेटलेसनेस कई कंडीशंस में ऑब्जर्व होती हैं, जैसा कि एक तो आपका यही हो गया, जब आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं तब आपको वेटलेसनेस ऑब्जर्व होगा। दूसरा आप क्या करें, गलती से अगर आप किसी ऐसी लिफ्ट में बैठे हो जिसका तार टूट चुका है, भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन यह है कि गलती से आप किसी ऐसी लिफ्ट में हो जिसका तार टूट चुका हो और ठीक आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला हो कुछ समय में, तो उस समय पे आपको वेटलेसनेस ऑब्जर्व होगी। चाहे तो अपने साथ कोई वेइंग मशीन ले जाना ऐसे हालात में, है ना, कि कभी लिफ्ट टूटी तो एक बार चेक करके देखेंगे कि सर ने बोला जो सही है कि नहीं है। हालांकि तुम्हें पता तो चल जाएगा पर मुझे बताने नहीं आ पाओगे, वो बात अलग है। तो इस हालात में हमें वेटलेसनेस ऑब्जर्व होगी। और भी कई केसेस होते हैं जहां वेटलेसनेस ऑब्जर्व होगी, तो उसको धीरे धीरे हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका डेप्थ का इफेक्ट हो गया। हाँ, मैं ग्राफ बनाने वाला था, बीच में मैं रुक गया। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि पहले मुझे ये समझाना था। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसका, कि डेप्थ के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो ये लगातार डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम होगी जी की वैल्यू कहां पे, सरफेस पे, और सेंटर पे आके, सेंटर पे मतलब जब डेप्थ कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी तब आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कितने पे, 0 पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुन लीजिए एक बार, इसको नोट तो कर ही लीजिएगा साथ साथ। आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए जो आपने मेन बातें सीखी। पहली बात कि ग्रेविटेशन दुनिया में वीकेस्ट फोर्स है, पर वीकेस्ट होने के साथ साथ ये दुनिया की सबसे डोमिनेटिंग फोर्स भी है, यानी कि दुनिया में जो ज्यादातर प्रोसेस पॉसिबल हैं वो पॉसिबल सिर्फ किसकी का वजह से हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से हैं, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी वीक होने की वजह होती है कैपिटल जी की वैल्यू विच इज कांस्टेंट, बहुत छोटी होती है बट वो कांस्टेंट होती है। इसके बाद जब किसी बॉडी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, खासकर अगर मैं अर्थ की बात करूं, जब किसी बॉडी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है तो इसके कारण उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 होती है, वहीं मून पे जो इसकी वैल्यू होती है वो 1/6 यानी कि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। देन हमने फिर देखा कि किस तरीके से मून पे जी की वैल्यू कम होने के इफेक्ट होते हैं, कि एक आदमी ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता है, एक बॉडी ज्यादा समय लेती है नीचे गिरने में, नीचे गिरती है तो कम रफ्तार से नीचे गिरती है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, छोटा जी एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता, बट इट डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक हाइट पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है,
हाइट पे कैसे डिपेंड करता है कि हाइट जितनी ऊंचे जाओगे तो जी घटेगा। डेप्थ पे कैसे डिपेंड करेगा कि डेप्थ में जितना नीचे जाओगे जी घटेगा, यानी जी मैक्सिमम कहां पे है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमारी आज की बेसिकली क्लास थी। अभी इसमें 2 फैक्टर और रहते हैं, तो उनको हम नई क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ टॉपिक्स और हैं ग्रेविटेशन के, तो उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। सो होपफुली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक हमारा ग्रेविटेशन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही होगा। टेक केयर।